we will discuss about the application of operational amplifier. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल हम लोग एडर के रूप में या समिंग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं कैसे हैं, उनका कैलकुलेशन भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले एडर होता क्या है। एडर एक सर्किट है जो आउटपुट वोल्टेज उस प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करता है जो इसके इनपुट में सिग्नल अप्लाई किया गया है। इनपुट में जितने भी सिग्नल अप्लाई किए जाएंगे उनका सम एज ए आउटपुट एक समिंग एम्पलीफायर प्रोड्यूस करके देता है हमें। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किट देख पा रहे हैं। इस सर्किट में आप देखिएगा, दिस इज द सर्किट फॉर ए एडर और समिंग एम्पलीफायर। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यानी कि प्लस वाला टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड करके रखा है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने एग्जांपल के तौर पे 3 सिग्नल को दिया है जिसका सम हमें आउटपुट में अचीव करना है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने 3 इनपुट सिग्नल दिए हैं, V1, V2, V3, और उसका रिस्पेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो है R1, R2, R3। ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ कि अगर V1 वोल्टेज अप्लाई किए है, R1 रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current I1 will be the V1 upon R1. Similarly, the current I2 will be the V2 upon R2, and the current I3 is the V3 upon I3. Okay. Now, the point A is known as the virtual grounding point. Point A क्या है? This is the virtual grounding point. This is the concept of virtual grounding in op-amp. You must aware. In short, व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंडिंग। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एक ओपेम का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, आइडियली इट वाज इन्फिनाइट, तो कोई भी करंट इनपुट के तौर पे ओपेम को नहीं मिलता। तो ऐसे सिचुएशन में वोल्टेज दे भी रहे और इनपुट करंट नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों टर्मिनल एक्चुअल में सेम पोटेंशियल पे है, और इस वजह से जो नेट इनपुट है वो जीरो हो जा रहा है। तो सेम पोटेंशियल में कि सेम पोटेंशियल में है नहीं, फिर भी माना जा रहा है कि चूंकि करंट जीरो है तो सेम पोटेंशियल में अगर दो टर्मिनल का वोल्टेज सेम पोटेंशियल पे होगा तो भी करंट जीरो होता है। तो इस सिचुएशन में वॉट एवर द पोटेंशियल एट द पॉजिटिव और द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे मौजूद है, तो वो ग्राउंड पे मौजूद है। ये 0 वोल्ट ग्राउंड पे मौजूद है। तो जो भी पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास मौजूद है वही पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास मौजूद होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इट इज द पॉइंट ए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पर भी आपका कितना होगा, तो 0 वोल्ट। ये कहाँ से आया, तो ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। वर्चुअल ग्राउंडिंग। So while doing any calculation related to for how the output is proportional to the sum of the voltage at the input terminal, let's have some calculation related to this summing amplifier calculation. तो first of all हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो करंट I1 है, जो करंट हमारा सिग्नल V1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज द I1, ये वैल्यूज कितने हो जाएंगे, तो V1 अपॉन R1। सिमिलरली I2 करंट विल बी द V2 अपॉन R2। सिमिलरली I3 विल बी V3 अपॉन R3, V3 अपॉन R3। आगे हमें पता है कि ये I1, I2, I3 ये करंट अगर इसको हम इनपुट करंट मान रहे हैं तो ये सारा करंट पॉइंट ए के पास जब मीट करेगा, पहुंचेगा, तो वहां से कोई भी करंट एम्पलीफायर या ओपेम की तरफ पास आउट नहीं होगा क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस रास्ते पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला, तो जो भी करंट पॉइंट ए या नोड ए पे पहुंचेगा उतना ही करंट आगे की तरफ बढ़ जाएगा टुवर्ड्स द फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो RF के लिए करंट I की वैल्यू क्या होगा, हो सकता है। तो अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो करंट फ्लो करता है हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो करंट पॉइंट ए से आउटपुट की तरफ वी जीरो की तरफ जा रहा है। तो पॉइंट ए का जो वोल्टेज है वो है हमारा जीरो, और वी की तरफ जा रहा है तो वो है वोल्टेज वी जीरो divided by path resistance, that is the RF. It will come across approximately minus V0 upon RF. This is the value of current I. This is the value of the current I minus V0 upon RF. Now let's apply KCL at the node A. Let's apply KCL at node A. Let's apply KCL at node A. So what will be the total incoming current must be equals to the outgoing current. Total incoming equals to outgoing. That means I1 plus of I2 plus of I3 and plus of total outgoing current must be equals to I must be equals to I. Or you can write this as I1 plus I2 plus I3 minus I is equals to 0. Put all the required value of I1, I2, I3 and I in the above equation. Then we get V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3 and minus of minus V0 upon RF equals to 0. So this will come approximately, the output voltage V0 will come as minus RF upon R1 V1 plus RF upon R2 plus RF upon R3 to V3. This is the V2 also there. V2 also there. V2 plus R. तो दिस इज द वोल्टेज एट द आउटपुट ना। इसको अगर आज और हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये वोल्टेज हम लोग इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि आर एफ और आर वन एक क्या है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट वाज द फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ एंड आर वन वाज द इनपुट रजिस्टर in according with the terminal voltage V1, R2 in V2 and R3 the corresponding resistor respective to the voltage V3. तो अगर आर एफ अपॉन आर वन ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसी तरह से आर एफ अपॉन आर टू इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू, आर एफ अपॉन आर थ्री इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू. रिप्लेसिंग दिस विद सम कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट v0 is equals to we can write that as minus of k1 v1. k1, what is the k1? k1 is the ratio of rf upon r1. Similarly k2 for the, it is the ratio of rf upon r2, and k3 was a new value corresponding to the RF upon R3. तो this is तो यहाँ पे हम आप देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर हो रहा है, तो K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 with a negative sign. The negative sign is unavoidable because we are applying the input in the inverting terminal. That's why the negative sign is unavoidable. So you can write it as a in a note form that the negative sign is unavoidable as we are applying input at inverting terminals. That's why the negative sign is unavoidable. Now
if you want that output will be the exact sum of the input, suppose V1 is a 1 volt, V2 is 2 volt and V3 is 3 volt, then output will be exact sum of the input if 1 plus 2 plus 3, that is result will be the 6 volt. आउटपुट अगर 6 वोल्ट तभी हो सकता है अगर मान लेते हैं कि V1 की वैल्यू 1 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 2 वोल्ट है और V3 की वैल्यू ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। तो आउटपुट अगर 6 वोल्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इनपुट का बिल्कुल एग्जैक्ट सम हो, इनपुट का बिल्कुल एग्जैक्ट सम है। लेकिन अभी हम फिलहाल क्या देख पा रहे हैं कि आउटपुट में अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ V1 की वैल्यू 1 वोल्ट, V2 की वैल्यू 2 वोल्ट और V3 की वैल्यू 3 वोल्ट, तो आउटपुट 6 वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि इन सब के साथ एक कांस्टेंट फैक्टर ऐड किया हुआ है, इन सब के साथ एक कांस्टेंट फैक्टर ऐड किया हुआ है। तो ये आउटपुट आपका एग्जैक्ट सम तो नहीं आएगा, बट द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द अलजेब्रिक सम। आउटपुट क्या है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज इनके साथ मल्टीप्लाइड है, K1 K2 K3, तो आउटपुट जो है एग्जैक्ट सम तो नहीं होगा लेकिन उसके प्रोपोर्शनल होगा, अलजेब्रिक सम के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर आप फिर भी इसको चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट जो है मेरा इनपुट के बिल्कुल सम के बराबर हो, तो इस सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन हमको ये करना पड़ेगा कि जो K1 K2 K3 है, ये सब K1 K2 K3 अलग अलग वैल्यू हो जाने के बजाय कोई एक वैल्यू हो जाए, कोई एक वैल्यू हो जाए। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस इक्वेशन पे यहाँ पे अगर हम देखें कि ऊपर न्यूमरेटर में K1 का न्यूमरेटर में RF है, K2 के न्यूमरेटर में RF है, K3 के न्यूमरेटर में भी RF है, लेकिन डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, R1 R2 R3। अगर किसी तरह से ये R1 R2 R3 एक वैल्यू हो जाए, लेट अस सपोज दैट वैल्यू विल बी द R, देन all the different constant K1 K2 K3 will become equals to, we'll try if R1 equals to R2 equals to R3, this will become the R, then आउटपुट क्या होगा इस सिचुएशन में, जो आउटपुट है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इट विल बिकम द सब सेम हो गया, तो माइनस RF अपॉन R, जो कि कॉमन हो जाएगा सभी में से R डिनोमिनेटर सबका एक हो चुका है, तो कॉमन बाहर मैंने निकाल लिया, RF भी कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर जो बचेगा वो बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं RF अपॉन R कोई कांस्टेंट ले लीजिए, तो माइनस K इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी भी आउटपुट जो है वो K टाइम्स है, अभी भी आउटपुट क्या है कि हमारा जो एग्जैक्ट सम है वो एग्जैक्ट सम नहीं मिल रहा है, इट इज अ K टाइम्स। नाउ टू रिमूव दिस K, अगर हम इस K को हटाना चाहते हैं तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो RF है न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में R है, अगर ये दोनों भी बराबर हो जाए तब ये K की वैल्यू हट जाएगी, उस सिचुएशन में ये K की वैल्यू हट जाएगी। लेट अस सपोज दैट RF इक्वल्स टू R, इफ RF equals to R, then the output will be exactly equals the sum of input, तो अगर इस सिचुएशन में देखें तब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, तो V0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस सिचुएशन में आपका जो यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो बिल्कुल इनपुट का सम प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या कंडीशन को मेंटेन किया, हमने RF को R के बराबर किया, ठीक है, RF को R के बराबर किया, और R किया था सारे रेजिस्टेंस एक कॉमन रेजिस्टेंस के बराबर किया, R1 R2 R3 R हो गया, और लास्ट में जाके RF भी R हो गया, तब जाकर के हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल इनपुट का सम हमको मिल सकता है। इस सर्किट को, सेम सर्किट को हम लोग एज एवरेज के तौर पे भी बना सकते हैं। मीन्स कि अगर 2-3 सिग्नल हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है और हम चाहते हैं मेरा जो आउटपुट है वो इन तीनों का क्या हो जाए, एवरेज दे, सम नहीं एवरेज दे, तो इसी सर्किट को और मॉडिफाई किया जा सकता है। उस सिचुएशन में अगर हम लोग RF की वैल्यू कितना हम लोग ले लें, तो R/3 ले लें, RF की वैल्यू R/3 ले लें। इफ
we consider RF equals to R/3, RF की वैल्यू R/3 ले लेंगे, तब देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, तो RF की वैल्यू R/3 पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस RF/R V1 प्लस V2 प्लस V3, RF की वैल्यू R/3 पुट कर दिया, R/3, and this is the R and this is V1 plus V2 plus V3, then our equation will be output is what, -1/3. The negative sign is unavoidable because we are applying the signal at the inverting terminal, and it will become the V1 plus V2 plus of V3. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेम सर्किट को हमने मॉडिफाई कर दिया है एज ए एवरेज सर्किट। एवरेज के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमको अपना आउटपुट वोल्टेज RF जो है वो कितना को मेंटेन करना पड़ा है, तो R/3 के लिए भी कर सकते मेंटेन करना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं द आउटपुट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 इनपुट, आउटपुट इज इक्वल टू द आउटपुट is equal to the average of the 3 input। और इस सर्किट में क्या था, आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुट, यहाँ पे क्या था, आउटपुट इट एग्जैक्टली इक्वल to the sum of input, sum of inputs. So this is the application of the op-amp as a adder. Hope you understand the full concept about the operational amplifier adder. Thank you very much. op-amp as an integrator, इंटीग्रेटर। अब ओपन से इंटीग्रेटर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। इंटीग्रेटर का काम क्या होता है, इंटीग्रेटर एक ऐसा सर्किट है जो ओपन के द्वारा ओपन से हम बनाते हैं, जिसका आउटपुट वोल्टेज अपने इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रल होता है, दैट इज द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, सेम कॉन्सेप्ट, ये आउटपुट जो भी होगा इनपुट का इंटीग्रल वैल्यूज होगा। अब इसके लिए कुछ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि हाउ op-amp प्रोड्यूस सच आउटपुट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट वैल्यू। लेट्स डू सम कैलकुलेशन रिलेटेड टू दैट कैलकुलेशन। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट वर्चुअल ग्राउंडिंग का, द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड, दैट इज द वोल्टेज एट दिस इज द V0। Same voltage appears across the node point A, 0 volt, using the concept of the virtual grounding. Now, since op-amp has infinite input resistance or impedance, ideal op-amp, no input is available for the op-amp. op-amp के जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल हो या पॉजिटिव टर्मिनल हो, इसमें किसी भी तरह का करंट का इनपुट नहीं होता है। तो पॉइंट ए पे जो भी करंट आ रहा है सप्लाई से भी इन, जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, उसके द्वारा जो भी करंट I1 आ रहा है वो op-amp के अंदर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस है। करंट कहाँ जाएगा, करंट पॉइंट ए से फीडबैक रास्ता से होते हुए आउटपुट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट ए पे KCL लगाऊं, क्या KCL, यूजिंग KCL एट पॉइंट ए, यूजिंग KCL at node A. Let us subtract that is the node A. So total incoming current is equals to total outgoing current. That means total incoming equals to total outgoing current हो जाए। टोटल इनकमिंग करंट क्या है, तो I1 है, और टोटल आउटगोइंग करंट क्या है, तो IC है। इस तरफ तो कोई भी करंट पास नहीं करना है, इधर कोई भी करंट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब I1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, कि
I1 क्या है, I1 will be the V in minus 0 upon R1, V in minus 0 upon R1, or simply it is V in upon R1. I1 equals to IC, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 माइनस ऑफ IC इज इक्वल्स टू 0. अब IC निकालते हैं, IC की वैल्यू क्या हो सकता है, IC देखो ये करंट किस रास्ते में फ्लो कर रहा है, तो पॉइंट ए से लेकर के आउटपुट जो टर्मिनल है जहाँ पे V0t अपियर हो रहा है वहाँ के बीच में ये करंट फ्लो कर रहा है IC. अगेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल टू द V0t. दैट मीन्स द कलेक्टर करंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला IC इज इक्वल्स टू C D V0t upon dt. This is the capacitor current. This is the capacitor current, but it is with the negative sign. Why it is the negative sign? Because the current is flowing from the point A to the output. Current is flowing from point A to the output. That why there is a negative sign. IC is equals to this much. Now using equation 1 and putting all the values I1 and IC in the equation 1, we will get V in upon R minus of minus C dV0 t upon dt, or it will become V in upon R1, अच्छा R1 लिखा है हमने, ठीक है, R1 प्लस C dV0 t upon dt. This is equals to 0, is equals to 0. आउटपुट वोल्टेज V0t अगर आपको निकालना हो, dV0 t अपॉन dt के लिए अगर हम आउटपुट वोल्टेज dV0 by dt अगर निकालना हो तो ये कैसे लिख सकते हैं, dV0t upon dt, it will be minus 1 upon R1 C into V. तो ये हमारा आउटपुट निकला. ये हमारा आउटपुट, तो ये इतना आउटपुट निकला. अब इंटीग्रेटर है तो ये जो भी वैल्यू निकला है उसको हमें एक बार इंटीग्रेट करना होगा, तो हम लोग बोथ साइड इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, किसका, विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगा, तो dV0 t upon dt, it will become the V0 t and minus 1 upon R1 C, that is it is a constant value, it will come out of the integration and the whole input will be get integrated V in dt. टाइम का जो भी लिमिट होगा यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 0 t. तो दिस इज द फाइनल output equation for an integrator circuit. This is the final equation. So hope you understand how the output is achieved in an integrator, that is proportional to the integral of the input voltage. Thank you very much. As a differentiator, it is simply the same thing that we are studying the mathematics differentiator. डिफरेंशिएटर सर्किट हम लोग ओपन से बना सकते हैं, और सबसे पहले तो डिफरेंशिएटर होता क्या है ये भी देख लेते हैं कि डिफरेंशिएटर एक ऐसा सर्किट है जिसका आउटपुट अपने इनपुट के रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है. द आउटपुट ऑफ ए डिफरेंशिएटर सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज. ये बिल्कुल रिवर्स सर्किट है आपके इंटीग्रेटर से. अगर हम इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने देखा था कि जो इंटीग्रेटर होता है, दिस इज द इंटीग्रेटर सर्किट. यहाँ पोजीशन देखिए, इनपुट सप्लाई वोल्टेज के पास एक रजिस्टर R1 है और फीडबैक पार्ट में कैपेसिटर C लगा हुआ है.
इसका जस्ट उल्टा, अगर इन दोनों का पोजीशन मैं चेंज कर दूं, R1 की जगह पे C और C की जगह पे R1 लगा दूं, तो मैं सर्किट जो अचीव करेंगे वो करेंगे किसका, तो डिफरेंशिएटर का। तो इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन इंटीग्रेटेड सर्किट लीड्स टू द डिफरेंशिएटर सर्किट। तो याद करने में आपका आसान होगा। इंटीग्रेटर का सर्किट आपको याद है, तो उसका पोजीशन को, कैपेसिटर और रजिस्टर का पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, तो डिफरेंशिएटर का सर्किट मिल जाएगा। अब इससे कुछ कैलकुलेशन है जो कि हमको करना होगा कि किस तरह से एक आउटपुट जो अचीव होता है डिफरेंशिएटर सर्किट में, वो अपने इनपुट का रेट ऑफ चेंज होता है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे देख पहले, फिर हम लोग सेम कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग करेंगे। यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो जितना वोल्ट यहाँ होगा तो उतना ही इनपुट में होगा, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट है पॉइंट ए पे। तो एट नोड ए whatever be the current incoming will be equals to the outgoing current। तो यहाँ पे जो भी करंट है, इस जगह पे जो भी करंट आपको मिल रहा होगा, लेट अस डायरेक्ट करंट कैपेसिटर से आ रहा है, तो ये करंट IC है। इस रास्ते पे कोई भी करंट नहीं होगा क्योंकि हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, कोई भी करंट नहीं होगा। हाँ, इस रास्ते पे करंट है, तो इस रास्ते का करंट हम फीडबैक पाथ का करंट है, तो इसको आप लोग मान लेते हैं कि दैट इज IF। तो हम यहाँ पे देखें कि एट नोड ए टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। अगर ठीक इनकमिंग करंट कौन सा है, तो इनकमिंग करंट इज द IC इज द इनकमिंग करंट। अब IC हमारा इनकमिंग करंट है, तो IC की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो हम कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जानते हैं कि कैपेसिटर का जो करंट होता है वो फॉर्मूला होता है C dV/dt। और V की जगह पर हमारे पास क्या है, तो V इनपुट है अपॉन dt। तो दिस इज द कैपेसिटर करंट। एंड अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IF। तो IF करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, तो पॉइंट ए से लेकर के आउटपुट की तरफ, तो ये फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पॉइंट ए पर वोल्टेज 0 माइनस V0 अपॉन पाथ रजिस्टर RF, पाथ रेजिस्टेंस इट कम्स टू माइनस V0 अपॉन RF। अब तो पॉइंट ए पे जो टोटल इनकमिंग है टोटल आउटगोइंग के बराबर है, तो टोटल इनकमिंग करंट जो हमारा है वो है आपका IC, इट मस्ट बी इक्वल्स टू IF। और IC minus of IF is equals to 0. Using equation 1, using equation 1, IC is C dV by dt minus of minus V0 upon RF equals to 0. That means C dV in upon dt plus V0 upon RF is equals to 0। V0 upon RF equal to 0। यहाँ से अगर मैं आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहूँ कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, V0, इस इक्वेशन में से V0 निकालना चाहूँ, तो V0 will be equals to minus RF to C dV in dt। This is the output voltage of a differentiator circuit। तो हेयर हम यहाँ ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो प्रोपोर्शनल है किसका, तो dV in by dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट सप्लाई वोल्टेज।